बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन और आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों, ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। इसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और इसको अच्छे से तैयार भी करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बहुत ही आसान, सिंपल और मज़ेदार है। दिखने में ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, लेकिन बच्चों ये बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, आपके लिए मैंने ये नोट्स भी रेडी कर लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास सेव कर सकते हैं और जल्दी से इस टॉपिक को पेपर में जाने से पहले रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ बातें, कुछ टॉपिक बच्चों आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की, तो पहले तो पता होना चाहिए कि भाई ये स्पेक्ट्रम होता क्या है, सही से इसकी समझ होनी चाहिए स्पेक्ट्रम क्या बला होती है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमने बार बार यहाँ पे बात करनी है जी लाइन स्पेक्ट्रम की, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या बला होती है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्यों मिलता है, कब मिलता है। ठीक है, और लाइन स्पेक्ट्रम में और ये जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, इन दोनों में ना फ़र्क क्या है ये भी पता होना चाहिए आपको। जब आपको ये बातें पता लग जाएंगी ना तो फिर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। इसलिए ये बातें पहले आपको मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो सुनिए ज़रा ध्यान से। भाई स्पेक्ट्रम क्या बला होती है, आपको मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि भाई ये जो वाइट लाइट होती है ये 7 मुख्तलिफ तरह की लाइट्स का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है इसका। ठीक है, आप लैब में जाओ, एक प्रिज्म ले लो, इसमें से जब आप वाइट लाइट को पास करोगे तो आप देखोगे कि ये जो वाइट लाइट है प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती है, मतलब सारे कलर अलग अलग हो जाते हैं। सामने एक स्क्रीन रखो तो उसके ऊपर आपको पूरे 7 कलर नज़र आ रहे होते हैं। उसमें रेड होता है, उसमें वायलेट होता है, उसमें ऑरेंज होता है, उसमें येलो होता है, 7 कलर आपको अलग अलग नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, और हर कलर की ना एक अपनी मखसूस वेवलेंथ होती है। ठीक है, रेड की अपनी वेवलेंथ होती हैं और जो हमारे पास वायलेट है उसकी अपनी वेवलेंथ होती है। इस तरह हर कलर की ना अपनी मखसूस वेवलेंथ होती है। बात को समझ रहे हो? ओके, अच्छा। अब ये जो आपको एक सेट ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ मिल गया है, इसी को तो हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। सेट ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, मैं फिर कह रहा हूं, सेट ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ क्या है, स्पेक्ट्रम है। एग्जाम्पल, भाई आपने देखा होगा बारिश के फौरन बाद जब सूरज निकलता है तो आसमान के ऊपर आपको 7 रंगों की रोशनी नज़र आ रही होती है। वो बेसिकली आपके पास लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, जो कि लाइट जब एक वाटर ड्रॉपलेट से गुजर के जाती है ना तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, तो वो आपको 7 रंग आसमानों में नज़र आ रहे होते हैं, जिसको आप रेनबो कहते हो। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या है, लाइट का स्पेक्ट्रम ही है। तो याद रख लो ये बात, भूलना नहीं आइंदा के बाद कि स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है, सेट ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जांपल है। भाई ब्लैक बॉडी को हीट अप कर लो, उसमें से मुख्तलिफ रेडिएशन निकलती हैं अलग अलग वेवलेंथ वाली, वो सारी रेडिएशन का जो एक सेट बनेगा ना अलग अलग वेवलेंथ वाली रेडिएशन का, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बस इतनी सी बात। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम समझ में आ गया। अब बच्चों हमने डिस्कस किया था 3 तरह के स्पेक्ट्रम। एक था हमारे पास था वो जिसको हम कहते थे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, फिर दूसरा था लाइन स्पेक्ट्रम, तीसरा था बैंड स्पेक्ट्रम। भाई बैंड स्पेक्ट्रम को तो हम यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले बिल्कुल भी नहीं है, हमारे काम का इस वक्त नहीं है। ठीक है, तो 2 को डिस्कस कर लेते हैं, एक का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरा आ जाता है जी हमारे पास, क्या नाम था उसका, लाइन स्पेक्ट्रम। ओके, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कैसा होता है, ये जो आप रेनबो देख रहे हो ना आसमान के ऊपर, वो बेसिकली आपके पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एक एग्जाम्पल है। कैसा होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, भाई आपको जो 7 डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं ना, एक कलर दूसरे कलर में ऐसे मर्ज हुआ हुआ है, मिला हुआ है, बीच में गैप नहीं है, स्पेस नहीं है, सेपरेशन नहीं है बीच में, हर कलर दूसरे कलर के साथ ऐसे मर्ज हुआ, घुला हुआ, मिला हुआ उसके साथ। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम होता है ना वो आपके पास होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब असल बात पे आते हैं, भाई ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कब बनता है, क्यों बनता है, ये वजह जाननी है हमें, क्यों बनता है, वजह ये हमें पता होनी चाहिए। जब आपको वेवलेंथ की पूरी पूरी एक रेंज मिल रही होती है, बीच में कुछ गैप नहीं होता, ठीक है, तो फिर आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। क्या बात हुआ है, क्या मतलब, इस बात का मतलब क्या हुआ, मैं बताता हूँ। देखो रेनबो मिल रही है ना, हमें दिखने को मिल रही है ना, उसमें एक वायलेट एक कलर है। ठीक है, एक अब वायलेट कलर की अगर आप वेवलेंथ देखो ना तो वो आपको 380 नैनोमीटर से लेकर 450 नैनोमीटर तक की तमाम वेवलेंथ उसके अंदर आपको मिल रही होती हैं, उस रेनबो के अंदर।
ठीक है। उसमें 380 नैनोमीटर, 381 नैनोमीटर, 382 नैनोमीटर, 383 नैनोमीटर, भाई सारी मिल रही है, पूरी रेंज ही चल पड़ी है एक। कब तक? 450 नैनोमीटर तक। तो भाई आपको जब पूरी पूरी रेंज मिलेगी ना इस तरह से, तो फिर जो स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो बात याद रखनी है, भूलनी नहीं है भाई, जब आपको वेवलेंथ की पूरी पूरी रेंज मिल रही होती है, बीच में कोई भी वेवलेंथ मिसिंग नहीं होती, कोई वेवलेंथ उसमें से मिस नहीं होती, तो फिर आपको जो स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा होता है ना, वो आपको मिलता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों दूसरा जो है हमारे पास वो आ जाता है जी लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होता है? इसके नाम से जाहिर है आपको लाइंस नजर आएंगी। इसमें ये होता है भाई आपकी बस सारी स्क्रीन ब्लैक होती है, कहीं कहीं आपको एक बारीक सी नैरो सी एक लाइन नजर आती है, येलो लाइन नजर आ गई, आपको वायलेट लाइन नजर आ गई, आपको रेड लाइन नजर आ गई। ठीक है, अब इस तरह का जो स्पेक्ट्रम होता है ना, वो आपके पास कहलाता है जी लाइन स्पेक्ट्रम। इसमें एक कलर दूसरे कलर में मर्ज बिल्कुल भी नहीं होता, उसमें प्रॉपर सेपरेशन होती है, अच्छा खासा फासला होता है, बीच में गैप होता है। ठीक है, और आपको हर कलर की बारीक सी नैरो सी लाइन मिल रही होती है। ये होता है बच्चों हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम। अब सवाल ये पैदा होता है भाई लाइन स्पेक्ट्रम कब मिलता है, कैसे मिलेगा? हमने वो तो सीख लिया, कंटिन्यूस कब मिलता है भाई, जब आपको पूरी पूरी रेंज मिलेगी, उस रेंज में कोई वेवलेंथ मिस ना हो, तो फिर आपको कंटिन्यूस मिलेगा। अब इसका ऑपोजिट, अगर आपको पूरी रेंज ना मिल रही हो, बल्कि कहीं कहीं कोई एक वेवलेंथ मिल रही है, फिर बहुत सारी मिसिंग है, फिर कोई एक मिल रही है, लाइक आपको ना एक कलर जो मिल रहा है बीच में एक वायलेट नजर आ रहा है, उसकी वेवलेंथ मिल रही है आपको तकरीबन मान लीजिए 410 नैनोमीटर की। ठीक है, फिर 411 की नहीं मिल रही, 412 की नहीं मिल रही, 413 की नहीं मिल रही, आगे बहुत सारी मिसिंग है, फिर कहीं जाके आपको मिल रही है जी एक और कहीं मिल रही है 610 की मिल रही है, या कुछ और मिल रही है। अच्छा खासा बीच में गैप आ गया, पूरी सीरीज नहीं चल पड़ी, कहीं कोई एक वेवलेंथ मिल गई, फिर मिसिंग मिसिंग मिसिंग, फिर कोई एक मिल गई, फिर मिसिंग मिसिंग मिसिंग। तो इस तरह से फिर आपके पास जो स्पेक्ट्रम मिलेगा ना, वो लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये डिफरेंस आपने अच्छे से याद रखना है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कब मिलता है? जब आपको वेवलेंथ की पूरी पूरी रेंज मिल रही हो, तो इसमें कोई वेवलेंथ मिसिंग नहीं होती। और लाइन कब मिलेगा आपको? लाइन आपको तब मिलेगा जब आपको कोई एक मखसूस वेवलेंथ मिल रही होती है, बहुत सारी वेवलेंथ आपकी मिसिंग होती है, फिर कोई एक मिल जाती है, फिर मिसिंग होती है, फिर कोई एक मिल जाती है, तो तब आपको मिलेगा लाइन स्पेक्ट्रम। तो पूरी पूरी रेंज के साथ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा, कोई कोई वेवलेंथ के साथ आपको मिलेगा कौन सा वाला? लाइन स्पेक्ट्रम। बस इतना सा काम है बच्चों, कोई मुश्किल बात है इसके अंदर? इंतहाई आसान, मजेदार। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले ना बच्चों कुछ बातें और डिस्कस कर लेते हैं। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट भी इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, तो उसको मैं पहले ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई ये जो एटम का स्पेक्ट्रम मिलता है ना, एटम का स्पेक्ट्रम, वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस क्यों नहीं होता, वो क्यों लाइन स्पेक्ट्रम होता है? ठीक है, तो पहली बात तो आप ये मान में रखो, हमें पता, हमने सीख लिया है कि अगर आपको सारी वेवलेंथ की पूरी एक रेंज मिल रही हो ना, फिर कंटिन्यूस मिलता है। अगर कोई मखसूस वेवलेंथ, फिर कोई मखसूस वेवलेंथ, फिर मिसिंग, फिर कोई एक, फिर मिसिंग, फिर कोई एक, इस तरह फिर आपको मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम। ये बात बताइए ना आपको। अब यहाँ पर देखना भाई, होता यूँ है कि ये एक एटम है, एटम में यहाँ न्यूक्लियस है, और ये है हमारे पास एनर्जी लेवल। अब याद रखना, एनर्जी लेवल किसी भी रेडियस का, किसी भी साइज का नहीं हो सकता, ये मखसूस एनर्जी लेवल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। ये नहीं कि इतना भी हो गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे, नो 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 नो, मखसूस एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, हर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता। बात को समझियो? अच्छा, आपने क्लास 9th में केमिस्ट्री में एक शायद पढ़ा भी था एक पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा, ऐसा कुछ था पॉइंट, है ना? तो यानी हर एक शेल एग्जिस्ट नहीं करता, मखसूस शेल एग्जिस्ट करते हैं। फर्ज कर ले भाई, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक जो मैंने बना दी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, ये शेल एग्जिस्ट करेगा। अब इससे ऊपर यानी यहाँ नहीं बन सकता, यहाँ नहीं बन सकता, यहाँ नहीं बन सकता, यहाँ नहीं बन सकता, फिर यहाँ पर एक शेल एग्जिस्ट करता, बन सकता है, फिर यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, फिर यहाँ बनेगा। मतलब ये है कि हर साइज़ का शेल नहीं होता, ठीक है, कोई एक मखसूस इतने साइज़ का होगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो ये मखसूस शेल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर सकता है, हर शेल के अंदर नहीं कर सकता। ये बात पहले याद रखनी है आपने, ठीक है, ओके। अब दूसरी बात भाई, आपके पास इसका जब स्पेक्ट्रम लिया जाता है ना, उसके लिए हम करते यूँ हैं कि एटम को पहले देते हैं एनर्जी। एनर्जी किसी भी सूरत में हो सकती है भाई, वो इलेक्ट्रिकली एक्साइट कर सकते हो आप उसको हीट एनर्जी दे सकते हो, कुछ भी कर लो, उसको एनर्जी दे दो। जब उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी को करेगा एब्जॉर्ब, तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, वो उस लेवल को छोड़ देगा, फिर वो ऊपर वाले लेवल में जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो फिर वो अपने एनर्जी लेवल को छोड़ देता है और उससे बड़े एनर्जी लेवल में जाने की कोशिश करता है।
ठीक है, तो इस तरह फर्ज कर लें भाई यहाँ पर था इलेक्ट्रॉन, जंप करके ऊपर चला गया ऊपर वाले एनर्जी लेवल में। अब इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। और बच्चों ये जो स्टेट होती है ये हाईली अनस्टेबल होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा देर टिक नहीं पाता, आखिरकार उसको वापस जाना है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो फिर जब वो वहाँ से नीचे जाता है ग्राउंड स्टेट में, तो उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है वो एनर्जी वो एमिट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, समझ गए। अब याद रखना, असल बात पे आ रहे हैं, एनर्जी कितनी इमिट होती है, इसमें हर एनर्जी की वैल्यू इमिट नहीं हो सकती, एक मखसूस एनर्जी इमिट होगी। कितनी एनर्जी मैं बताता हूं। अगर वो आ रहा है E2 से E1 में, तो इन दो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी वो एमिट कर सकता है, न उससे ज्यादा एमिट करेगा न उससे कम एमिट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन E3 से E2 में आ रहा है तो जितना E3 और E2 का डिफरेंस है उतनी एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो मतलब पता चला कि जो एनर्जी यहाँ से इमिट होती है ना, जो फोटोन इमिट होता है वो हर वैल्यू का फोटोन इमिट नहीं हो सकता, सर्टन स्पेसिफिक एनर्जी के फोटोन ही इमिट हो सकते हैं। बात को समझे हो? अच्छा, अब ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, बट रिलेशन होता है। अगर एनर्जी की मखसूस वेवलेंथ, एनर्जी आपको एक मखसूस वैल्यू के साथ मिल रही है तो भाई आपको वेवलेंथ भी मखसूस वैल्यू के साथ मिलेगी। अगर एनर्जी की आपको हर वैल्यू नहीं मिल सकती ना, तो फिर वेवलेंथ की भी आपको हर वैल्यू नहीं मिल सकती। आपको कुछ वैल्यू मिलेगी एक वेवलेंथ की, फिर कुछ दूसरी जो वेवलेंथ की मिलेगी मतलब उसमें गैप होगा। इसमें कोई एक वेवलेंथ होगी, फिर बहुत सारी मिसिंग, फिर कोई एक, फिर बहुत सारी मिसिंग, फिर कोई एक। वजह कि ये मखसूस अमाउंट में एनर्जी इमिट करता है, और वो एनर्जी जो है कितनी इमिट करता है, जितना दो लेवल का डिफरेंस है, ना उससे ज़्यादा इमिट करेगा ना उससे कम इमिट करेगा। इसलिए क्योंकि हर वैल्यू एनर्जी की इमिट नहीं होती, तो हर वेवलेंथ भी आपको नहीं मिल सकती। जब आपको सारी वेवलेंथ नहीं मिलेगी, कुछ कुछ वेवलेंथ मिलेगी, तो भाई मैं आपको पहले शुरू में कंसेप्ट सिखा के तो लाया हूँ, तो फिर आपको जो एटम का स्पेक्ट्रम मिलेगा ना, वो लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके पास सारी रेंज में वेवलेंथ मौजूद नहीं है। हाँ, एक चीज़ देखो, अगर ऐसा होता कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते स्पाइरल शेप में मूव करते करते आखिरकार न्यूक्लियस के करीब जाता जाता, तो फिर इस सिचुएशन में जैसे जैसे वो करीब जाता जा रहा है वैसे वैसे एनर्जी जो है वो इमिट करता जा रहा है। इस तरह आपको तमाम जो है वो वेवलेंथ की रेडिएशन मिलती जाती है, बीच में कोई मिसिंग ना होती, तो फिर आपको इसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस मिल सकता था। फिर आपको इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस मिल सकता था, बट ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर इसी तरह लगातार वो घूमता इसके करीब जाता जाए तो फाइनली जाके न्यूक्लियस में वो गिर जाएगा, तो एटम तबाह हो जाएगा। तो भाई ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इस वजह से हम कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम सकते हैं, तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा जितना दो लेवल का डिफरेंस है उतनी ही एनर्जी इमिट करेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। मखसूस वैल्यूज ऑफ एनर्जी इमिट हो सकती हैं, तो फिर मखसूस वेवलेंथ ही मिलेंगी आपको, सारी वेवलेंथ नहीं मिलेंगी। अगर सारी वेवलेंथ नहीं मिलेंगी तो भाई फिर तो आपको लाइन स्पेक्ट्रम ही मिलेगा ना, फिर आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देखने को मिल सकता। ठीक है ना मजेदार टॉपिक। चलें जी, अब हम आ जाते हैं जी बच्चों अपने मेन पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, जो कि था हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब आपको एक बात तो समझ आ गई कि स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन का होगा वह कैसा होगा, लाइन स्पेक्ट्रम। तो अब मैं अगर लाइन स्पेक्ट्रम का जिक्र करूंगा तो आपको पहले से पता होगा लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, और आपको यह भी पता लग गया होगा कि आखिर इसका लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देखने को मिलता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, चलें अब हम थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं और इसको टॉपिक को पेपर में आपने कैसे लिखना है आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। होता यूं है कि हम एक ग्लास ट्यूब में, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर ना हाइड्रोजन को फिल कर लेते हैं, फिर हम उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं जी वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, उसको एटम एक्साइट हो जाते हैं, फिर जब वो डी एक्साइट होते हैं तो एमिट करते हैं लाइट को, तो वो हमें जो है ना वो गैस फिर ल्यूमिनस नजर आती है, ब्लू रेडिश ब्लू कलर की जो लाइट है वो एमिट करती है। अब उस लाइट के सामने हम रखते हैं जी एक प्रिज्म, और प्रिज्म से गुजारने के बाद उसका स्पेक्ट्रम हम जो है वो देखते हैं, तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो देखने को मिलेगा विजिबल रेंज के अंदर। लेकिन 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 इसके अलावा भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, वो भी तो इमिट हो सकती हैं। उनको ऑब्जर्व करने के लिए फिर हमने उसके साथ क्या लगाया, हमने उसके साथ जो है वो पीछे लगा दी फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट लगाएंगे तो फिर वो जो विजिबल रीजन के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे इंफ्रारेड हो गई, जैसे अल्ट्रावायलेट होगी, उनको भी वो डिटेक्ट कर लेता है। तो जहाँ पे वो पड़ेंगी वहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा उसको ब्लर कर देती हैं, तो आप उनको भी डिटेक्ट कर पाओगे कि कहाँ पे अल्ट्रावायलेट और कहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो पड़ रही होती हैं। ठीक है बच्चों, ओके जी, राइट।
तो अब हम साथ साथ इसको पढ़ते भी हैं अभी कैसे आपने करना है इसको तैयार। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज प्लेस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिए, द गैस बिकम ल्यूमिनस, गैस में से लाइट निकलेगी। क्यों निकलेगी उसकी वजह मैं बता चुका हूं। जब वोल्टेज अप्लाई करते हो तो वो एटम उसके एक्साइट हो जाएंगे, जब वो डी एक्साइट होंगे तो एनर्जी को इमिट करेंगे, वो एनर्जी जो है वो फोटोन की सूरत में इमिट होती है, तो रेडिश ब्लूइश कलर के फोटोन आपको नजर आएंगे, तो आपको रेडिश ब्लूइश लाइट जो है उसमें से निकलती हुई नजर आएगी। ओके, अच्छा जी, अब उसको क्या करना है आपने उस लाइट को जो है वो प्रिज्म से पास कराना है। ठीक है, तो प्रिज्म से पास कराने के बाद एक स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, तो आपको जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम उसका नजर आएगा, लाइंस नजर आएंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। ओके जी, तो यहां पर लिखा भी है जी, द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस लाइट वाज अ लाइट स्पेक्ट्रम। ये मैंने लाइन लिखना था, मैंने लाइट लिख दिया। चलें इसको ठीक कर लेते हैं जी हम, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा एंड अ सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ वाज ऑब्जर्व्ड। अब आपने देखा कि जब इस लाइट को प्रिज्म से गुजारा गया, प्रिज्म से गुजारने के बाद उसको स्क्रीन पे लाया गया, तो हमें जो है वो एक सीरीज मिली। ठीक है, किसकी? लाइंस की सीरीज मिली। तो यहाँ पर मैंने वो थोड़ा सा उसका जो है वो स्केच शो किया है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ लाइंस का पूरा एक सेट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो रीजन है ये विजिबल रीजन है जो हमें नज़र आता है। बाकी जो ये वाला है और ये वाला है ये हमें नज़र नहीं आता, तो इसके देखने के लिए हमने फोटोग्राफिक प्लेट्स का इस्तेमाल किया, ताकि जहाँ पर ये पड़ेंगी तो वहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट को थोड़ा सा ये ब्लर कर देती हैं। ठीक है, तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर जो है वो इसके अलावा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि जो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट है और जो इंफ्रारेड है वो भी पड़ रही हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब ये देखा गया कि हाइड्रोजन एटम के अंदर से निकल के आने वाली जो रेडिएशन है उनका जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर लाइंस, बहुत सारी लाइंस नजर आई। ठीक है, कुछ विजिबल रीजन में नजर आई, कुछ इंफ्रारेड में नजर आई और कुछ हमें मिली अल्ट्रा वायलेट में। ठीक है, बात समझ गए? अच्छा जी, अब ये सारी जो है वो लाइंस थी आपके पास। ठीक है, तो लेकिन इन लाइंस को देखा गया कि छोटे छोटे ग्रुप्स की सूरत में, एक ग्रुप यहां पर देखा गया, फिर एक ग्रुप यहां पर देखा गया, फिर एक ग्रुप यहां पर, एक ग्रुप यहां पर और एक ग्रुप जो है वो यहां पर ऑब्जर्व किया गया। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि ये छोटे छोटे सेट्स की सूरत में ये सारे लाइंस हैं, तो इन लाइंस को जो है वो अलग अलग जो है वो नाम दे देंगे, अलग अलग पैचेस में इसको हमने डिवाइड कर दिया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमने 5 पैचेस रखे हैं ना, ये जिन जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया ना उसके नाम पे ही रखे हैं। सबसे पहले जो डिस्कवर हुई थी ना ये बाल्मर सीरीज, यानी बाल्मर एक साइंटिस्ट था, उसने ये विजिबल रीजन के अंदर इन लाइंस को ऑब्जर्व किया था। उसके बाद फिर बाकी लोगों ने इसके ऊपर काम किया, लेमैन ने उसके बाद डिस्कवर किया, ये पास्चन ने, ब्रैकेट ने और पफन ने, इन सब ने डिस्कवर किया। तो जिस चीज़ ने जो जो डिस्कवर की उसी के नाम से हमने इसको कर दिया मंसूब। तो ये रहा जी वो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम जो कि हाइड्रोजन के एटम में से आपको मिला। ठीक है, अब यहां पर जो क्लोज लाइंस आपको मिल रही है इस रीजन को हमने कहा जी ये लेमन सीरीज है, इसी ने इसको डिस्कवर किया था। फिर यहाँ पे विजिबल रीजन के अंदर जो है वो बाल्मर ने इसको डिस्कवर किया, तो बाल्मर सीरीज कहते हैं इसको। ये जो है वो पास्चन ने डिस्कवर किया, तो आपके पास ये पास्चन सीरीज। फिर ये वाली जो है वो ब्रैकेट सीरीज, उसी रिस्पेक्ट से इसको पफन सीरीज। तो जिस साइंटिस्ट ने जो जो सीरीज इसमें डिस्कवर की उसी के नाम से हमने इसको याद रख लिया। ठीक है बच्चों, तो अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक आपने ये सीखा कि भाई जब आप हाइड्रोजन गैस को एक ग्लास ट्यूब में, वैक्यूमेटेड ग्लास ट्यूब में उसको फिल करने के बाद उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो एक्साइट होती है। जब डी एक्साइट होती है तो रेडिश ब्लूइश लाइट इमिट करती है। उस लाइट को आपने प्रिज्म से गुजारा, प्रिज्म से गुजारने के बाद आपने देखा कि आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो लाइंस नजर आती हैं। ठीक है, तो अब जो विजिबल रीजन की लाइन है वो तो आपको वैसे नजर आ जाएंगी। अब जो दूसरी अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन है उनको देखने के लिए आपने फोटोग्राफिक प्लेट का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो आपने ये देखा कि आपके पास पूरी एक सीरीज आती है लाइंस की, लेकिन ये छोटे छोटे ग्रुप्स की सूरत में आती है। पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इन ग्रुप्स को अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उन्हीं के नाम पे हमने इसको जो है वो नाम दे दिया इस ग्रुप को। सबसे पहले जो डिस्कवर हुई थी वो आपके पास विजिबल रीजन के अंदर हुई थी डिस्कवर, और ये बाल्मर ने की थी, इसको बाल्मर सीरीज। उसके अलावा फिर हम लेमन सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पफन सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सब ने अलग अलग से डिस्कवर किए। सही है बच्चों, ये रहा हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम। अब इसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है और हर एक सीरीज को अलग अलग से हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब जो हमें यहाँ से रेडिएशन मिल रही है ना उसकी क्या वेवलेंथ है, उसकी वेवलेंथ के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम यहाँ के आगे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/p² माइनस 1/n²। ठीक है, किसी भी जो हमारे पास रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ फाइंड करने के लिए आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसकी हम यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे, हमने डायरेक्ट इसको सिर्फ याद रखना है इसको।
ठीक है, इसकी कोई डेरिवेशन अभी हमने यहाँ पर नहीं करनी, बस ये आपने फॉर्मूला याद रखना है जब आपने वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर एच है वो हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, इसकी वैल्यूज मैंने यहाँ पर नोट की हुई है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पी और एन है ना बच्चों, ये एनर्जी लेवल्स के नाम हैं। ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है, तो जिस लेवल से जाएगा उसको एन से डिनोट किया जाता है, जिसमें जाएगा उसको पी से डिनोट किया जाता है। फर्ज कर लें, अब यहां पर नीचे देखिए हमारे पास, ठीक है, ये मैंने बता दिया आर एच जो है वो हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, और यहां पर देखिए ये हमारे पास एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये सारे डिफरेंट हमारे पास शेल्स हैं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको ये बता भी देता हूँ कि ये सीरीज आपको कब मिलेंगी और किस तरह से मिलेंगी, इसके पीछे क्या वजूहात है वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एटम। अब ये फर्स्ट शेल है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो डी एक्साइट होता है और वापस आता है ग्राउंड स्टेट में और पहले शेल में आता है, दूसरे शेल से पहले शेल में आए, तो जिस शेल से आया उसको एन बोलेंगे, जिसमें आ रहा है उसको पी का नाम देते हैं। अगर ये शेल नंबर 1 में आ रहे हैं तो पी इज इक्वल टू 1, अगर वो दूसरे सेल से आ रहा है तो n इज इक्वल टू 2, तीसरे से आ रहा है तो n इज इक्वल टू 3, अगर वो चौथे से आ रहा है तो n इज इक्वल टू 4, पांचवें से आ रहा है तो n इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो बच्चों जब आपने एटम को एनर्जी दी थी, उसका इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ऊपर वाले लेवल में चला गया, जब वापस आता है ग्राउंड स्टेट में तो जो एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है, वो आपके पास किस तरह से होगी जरा देखिए। ये आ गया हमारे पास P1 पहला शेल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल से पहले शेल में आएगा तो वो जो एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है, वो आपकी कहलाएगी लेमैन सीरीज में आएगी। अगर वो तीसरे शेल से पहले में आ रहा है तो फिर भी वो जो आपको रेडिएशन मिलेंगी, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ है वो लेमैन सीरीज में आएगी। अगर वो चौथे से पहले में आ रहा है, अगर वो पांचवें से पहले में आ रहा है, तो ऊपर वाले किसी भी शेल में वे से इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए पहले शेल के अंदर, तो उसमें से जो आपको रेडिएशन की एक सीरीज मिलेगी वो आपको बस ये वाली होगी, जिसको हम लेमैन सीरीज कहते हैं। ठीक है, ये लेमैन सीरीज आ गई, बात समझ गए। तो आपके पास सबसे पहली सीरीज जिसको हम लेमैन सीरीज कहते हैं वो आपको कब मिलती है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आता है, ऊपर वाले किसी भी शेल से, ऊपर वाले किसी भी शेल से जब इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आएगा तो आपके पास जो सेट ऑफ रेडिएशन आएगा वो आपका लेमैन सीरीज के अंदर लाइक करेगा। समझ गए, कितना आसान और सिंपल सा काम है भाई। लेमैन सीरीज कब मिलेगी आपको, जब ऊपर वाले किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आएगा, चाहे वो पांचवें शेल से पहले में आए, चाहे वो चौथे से पहले में आए, चाहे वो तीसरे से पहले में आए, चाहे दूसरे से, चाहे पहले से। अब बच्चे यहाँ पे एक सवाल करते हैं, बड़ा मासूमाना सा सवाल, कि क्या सर आप ये बताइए हाइड्रोजन एटम में हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और उसका एक ही शेल होता है, तो आप ये क्या बातें कर रहे हैं, वो शेल नंबर 5 से आएगा, वो शेल नंबर 4 से आएगा, वो 3 से आएगा, वो 2 से आएगा, ये आप क्या बातें कर रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमारे पास ये पॉसिबल एनर्जी लेवल है जहां पर इलेक्ट्रॉन जा सकता है। इलेक्ट्रॉन रहे जिसमें मर्जी एक अलग बात है, वो बेशक इसमें रहे, मगर ये पॉसिबल स्टेट्स हैं, ये पॉसिबल स्टेट्स हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए तो वो यहां से यहां भी जा सकता है, वो यहां से यहां भी जा सकता है, वो यहां से यहां भी जा सकता है, वो यहां से यहां भी जा सकता है। ये पॉसिबल स्टेट्स हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो वो कहां तक जा सकता है। हो सकता है आपने इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी दे रही हो तो वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बहुत दूर चला जाए, उससे पांचवें स्टेट में चला जाए। हो सकता है आपने उससे थोड़ी कम एनर्जी दी हो तो वो पहली, दूसरी, तीसरी तक ही जाए, उससे ऊपर ना जाए। तो जब आप एटम को एनर्जी देते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, तो अब्सॉर्ब करने के बाद वो ऊपर वाली स्टेट्स में जाता है। समझ गए ना, तो ये पॉसिबल स्टेट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले लेवल में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में जा सकता है, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, किसी में भी जा सकता है। बात समझ आ गई? ओके जी, तो इसलिए ये हमारे पास पॉसिबल स्टेट्स हैं कि जब उसको एक्साइट करोगे तो इलेक्ट्रॉन कितना ऊपर जा सकता है। ठीक, तो याद रख लो बच्चों, आपको इस लाइन स्पेक्ट्रम में जो लेमैन सीरीज मिलेगी वो आपको तब मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले किसी भी लेवल से पहले लेवल में वापस आएगा, ऊपर वाले किसी भी लेवल से पहले शेल में वापस आएगा तो आपको लेमैन सीरीज मिलेगी। इसी तरह से बच्चों अगर मैं डिटेल से बात करूंगा यहाँ पे, इसी तरह अगर हम बाल्मर सीरीज की बात करें तो बाल्मर सीरीज में ये होता है कि ऊपर वाले किसी भी शेल में से इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे शेल में आए, मतलब तीसरे से दूसरे में आ जाए, तो जो आपको वेवलेंथ मिलेगी वो बाल्मर सीरीज में मिलेगी। वो चौथे से दूसरे में आ जाए, वो पांचवें से दूसरे में आ जाए, वो छठे से दूसरे में आ जाए, वो सातवें से दूसरे में आ जाए, आए दूसरे में, ऊपर वाले किसी भी शेल से दूसरे में आए, तो फिर आपको जो रेडिएशन मिलेगी वो आपको इस बाल्मर से सीरीज में मिलेंगी और ये विजिबल रेंज होती है।
इसी तरह बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, ये पार्शियल सीरीज में क्या होता है कि ऊपर वाले किसी भी लेवल से इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में आए, वो चौथे से तीसरे में आ जाए, वो पांचवें से तीसरे में आ जाए, वो छठे से तीसरे में आ जाए, तो आपको पार्शियल सीरीज मिलेगी। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट है जिसको अभी हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी, इसमें जो आपको पहला पैच मिलता है लेमन सीरीज का। लेमन सीरीज क्या है जी? द लेमन सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। ऊपर वाले किसी भी ऑर्बिट से वो जंप कर ले फर्स्ट ऑर्बिट में, तो आपको मिलेगी लेमन सीरीज। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ एनर्जी स्टेट बताई हैं, दो चार बनाई हैं। यहाँ पे देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब ये पहले को जिसमें आना है उसका मैंने ब्लू से शो किया, तो जिसमें आना है उसको उसका नाम P से शो करेंगे। जिससे आएगा, जिस एनर्जी लेवल से आएगा उसको आपने शो करना है N से। ठीक है, तो देखिए N2 से 1 में आ सकता है, 3 से 1 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है, 5 से 1 में आ सकता है, 6 से 1 में आ सकता है। तो ऊपर वाले किसी भी पॉसिबल एनर्जी लेवल से जब वो आएगा पहले शेल में, तो आपको जो वेवलेंथ इमिट होकर मिलेगी, ठीक है, वो आपकी इस रेंज में आएगी जिसको हम लेमन सीरीज कहते हैं। और अगर आप उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैंने आपको फार्मूला बताया है भाई, इस फार्मूले से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर P जो है ना, P डिनोट करता है कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, N डिनोट करता है किस इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल से निकल के आ रहा है ना, ये आपने बताना है। तो बच्चों ये आपने देखे P की जगह पे यहाँ पे आपने 1 पुट कर देना जब आपके पास बात आएगी लेमन सीरीज की, क्योंकि लेमन सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ने पहले शेल में आना है, तो P की वैल्यू 1 होगी यहाँ पर इस केस के अंदर। तो यहाँ पर 1 का स्केयर और N स्केयर, मतलब N की क्या वैल्यू हो सकती है, इससे ऊपर ऊपर। देखो अब 1 में आना है तो 1 से ऊपर कौन सा, 2 से आ सकता है, ये देखो 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। तो आपके पास जो है वो N की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिख दोगे भाई N की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 2 3 4 5 6 हैं, और P यहाँ पर क्या 1, क्योंकि पहले शेल में आना तो P की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास लेमन सीरीज। इंतहाई आसान, सिंपल, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। फिर दूसरे नंबर हमें मिलती है जी बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज आपको कब मिलेगी बच्चों? बाल्मर सीरीज आपको तब मिलती है जब किसी भी ऊपर वाले एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन आ जाए दूसरे शेल में। किसमें? दूसरे शेल के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बाल्मर सीरीज ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन 3, यानी 3 के बराबर या 3 से बड़े, या तीसरे शेल से इलेक्ट्रॉन दूसरे में आ जाए। क्योंकि देखो ना, जरा सोचो कि दूसरे में आना है आपने, तो तीसरे से ही दूसरे में आ सकते हो ना। ठीक है, क्योंकि एनर्जी इमिट होती ही तब है जब आप बड़े लेवल से छोटे लेवल में आते हो। तो आपका अब छोटा लेवल जो है ना, ये 2 है, तो अब 3 से 2 में आ सकते हो, अब 4 से 2 में आ सकते हो, अब 5 से 2 में आ सकते हो, अब 6 से 2 में आ सकते हो। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, किस किस शेल से आप आ सकते हैं, आप तीसरे से आ सकते हो, चौथे से, पांचवें से, छठे से। सो 3 के इक्वल और 3 से बड़ी वैल्यूज होंगी n की। तो मैंने यहां पे लिखा n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, और आपने आना किस में जी, सेकंड ऑर्बिट में आना है, सेकंड शेल कह लें, ऑर्बिट कह लें। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो n की वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज कौन सी हैं, 3 4 5 6, क्योंकि ऊपर से नीचे आना है लाजमी है, तो 3 ऊपर है इससे, 4 5 और 6, तो ये वैल्यूज आपने यहाँ पर बता देनी है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि ये बाल्मर सीरीज जो है ये हमारे पास सबसे पहले डिस्कवर होने वाली सीरीज थी। बाल्मर वो साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, और क्योंकि ये विजिबल रेंज में थी तो ये नजर आती है, तो हमें पता लग जाता था। इसके बाद फिर बाकियों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और बाकियों ने जो है वो इस शीट को इस्तेमाल किया, जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसका इस्तेमाल करते हुए फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे इंफ्रारेड और जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट है उसकी रेडिएशन भी मौजूद है, क्योंकि जो फोटोग्राफिक प्लेट रखी गई थी ना उसके ऊपर उन्होंने वो थोड़ा सा उसको ब्लर कर दिया, उसको फोगी बना दिया। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा सा पता चला, इनको आइडिया हुआ कि भाई इसकी भी हमारे पास रेडिएशन इमिट हो रही है। अच्छा, दिस सीरीज बिलोंग्स टू द विजिबल रीजन, इसका ताल्लुक विजिबल रीजन से है। ठीक है, और सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था बाल्मर ने, और ये यही वो सीरीज थी जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में। ठीक हो गया, ओके। और इसकी जो हमारे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है ऑफ दिस सीरीज, आप इस फार्मूले से वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन बुक में एक वैल्यू थी, मैंने यहाँ पर नोट कर दी, आप उसको देख लीजिए। लेकिन आप इस फार्मूले से इसकी लॉन्गेस्ट वैल्यू और इसकी शॉर्टेस्ट वैल्यू को भी आप देख सकते हैं। बात समझ आ गई आपको? चलें जी, ओके। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज कौन सी है भाई? जब कभी इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले किसी भी लेवल से किस लेवल में आ जाए, हमारे पास थर्ड लेवल में आ जाए। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा है जी, पाश्चन सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 4 एंड n इज ग्रेटर देन 4। 4 के बराबर और 4 से बड़ी वैल्यूज अगर n की होगी, यानी कि चौथे लेवल से या 4 से बड़े लेवल के ऊपर से
इलेक्ट्रॉन जब आएगा किस में जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में आएगा, तो फिर जो रेडिएशन वो इमिट करेगा उसकी वेवलेंथ जो है वो आपके पास इस पास्चन सीरीज के अंदर लाई करेगी। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हैं आप ये 1 2 3 ये थर्ड लेवल है हमारा, इसको हम पी से डिनोट करेंगे क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन ने आना है उसको पी से डिनोट करते हैं, जिससे आना है उसको हम एन से शो करते हैं। तो यहाँ पर एन इक्वल टू 4 से 3 में आ सकता है, 5 से 3 में आ सकता है, और उसके अलावा 6 से हमारे पास 3 में आ सकता है, और 7 से हमारे पास 3 में आ सकता है। तो ये हमारे पास पॉसिबल वेज है। ठीक है ना, 3 से ऊपर 4 5 6 7 इन लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे आ सकता है 3 के अंदर। तो हमारे पास ये जो सीरीज मिलेगी इसको हम पास्चन सीरीज कहते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो सीरीज मिलती है जी वो हमें मिलती है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज इसी तरह से व्हेन ब्रैकेट सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 5 टू 4th ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 5 या 5 से बड़े लेवल से आए, किस में आए, 4th में आ जाए, तो आपको फिर क्या मिलेगी, ब्रैकेट सीरीज। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक यही फार्मूला है। ठीक है, उसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये p की वैल्यू है और ये n की वैल्यू। अब क्योंकि हमने 4th में आना है तो p की वैल्यू तो फिक्स्ड हमारे पास 4 होगी, तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे 4 पुट कर लेंगे। ठीक है, और ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप जी, आप 4 में लेके आना इलेक्ट्रॉन को, तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन से नीचे आएगा ना, ऊपर वाले शेल से, तो 5 से 4 में आ सकता है, 6 से 4 में आ सकता है, 7 से 4 में आ सकता है, 8 से 4 में भी आ सकता है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो जो सीरीज मिलेगी, जो वेवलेंथ यहाँ से एमिट होंगी वो आपके पास बच्चों पाई जाएंगी इस ब्रैकेट सीरीज में। ठीक, उसके बाद फिर लास्ट में हम बात कर लेते हैं जी पफन सीरीज की। पफन सीरीज आपको कब मिल रही होती है भाई, जब ऊपर वाली किसी भी स्टेट में से इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है स्टेट नंबर 5 में, एनर्जी लेवल 5 में, तो फिर जो आपको मिलेगा ना बच्चों, वो मिलेगा आपको पफन सीरीज। ठीक है, ये भी इसके नाम से, साइंटिस्ट के नाम से मंसूब किया हुआ है। पफन सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 6 एंड n इज ग्रेटर देन 6। n की वैल्यू 6 यानी छठे शेल से या उससे ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस आता है किसके अंदर, 5 में आता है। तो उस सूरत में आपको जो मिलेगा वो पफन सीरीज मिलेगा। ठीक है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हो अगर इसकी आप, तो भाई ये फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/p, p की जगह पे आएगा 5। ठीक है, और n स्केयर, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 6 7 8 मैंने बता दिया, देख दो 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 9 10 कुछ भी वैल्यू इसकी इससे ऊपर ऊपर हो सकती है। ठीक है बच्चों, ओके जी। उसके बाद फिर हम एक जनरल फार्मूले की बात कर लेते हैं, जो कि पहले भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। चले यहाँ पर मैंने दोबारा लिख दिया इसको। तो ये हमारा वो जनरल फार्मूला है वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें हम लिखते हैं जी लैम्डा 1/λ लिखना था इसको, सॉरी 1/λ इज इक्वल्स टू RH जो कि रेडबर्ग कांस्टेंट है इंटू 1/p का स्केयर प्लस 1/n का स्केयर। ठीक है, तो ये आ जाता है जी हमारे पास इसका फार्मूला। ठीक है, जिसमें p जो है वो इंडिकेट कर रहा है किस चीज़ को, p यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है भाई जिस शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, और n यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जिस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आएगा, जिससे निकल के आएगा उसको n, और जिस शेल में आ रहा है उसको हमने p से शो किया। तो ये आप पुट करेंगे, इनके नाम पुट करेंगे, और ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो आपको उसकी वेवलेंथ जो है वो आसानी से मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास n की पॉसिबल वैल्यूज हैं, अब ज़रा गौर करो कि जितनी भी वैल्यूज आपने यहाँ पर देखी है ना, ठीक है, अगर आपके पास जो है वो एनर्जी लेवल 1 की बात कर रहे हैं, 1 में आना है, तो जितने भी पॉसिबल वे है ना वो कम से कम इससे एक ज़्यादा, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 1 है ना तो उससे एक ज़्यादा यानी कि n+2, उससे 2 ज़्यादा भी हो सकती है, 3 ज़्यादा भी हो सकती है, 4 ज़्यादा भी हो सकती है, मगर कम से कम एक वैल्यू उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। यानी फर्ज कर लो ये p है तो ये p+1, ये p+2, ये p+3, ये p+4। ठीक है ना, तो इसीलिए हमारे पास जो यहाँ पर जनरल वैल्यूज़ हैं इसकी, कि अगर यहाँ पर ये वैल्यू p है तो n की वैल्यू उससे कम से कम एक ज़्यादा हो सकती है, यानी p+1। ठीक है, p+2 भी हो सकती है, p+3 भी हो सकती है, p+4 भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखा कि अगर p की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू उससे एक ज़्यादा 1+1 2, 2 ज़्यादा 1+2 3, 3 ज़्यादा 1+3 4, 4 ज़्यादा 1+4 5। समझ गए? तो देख लो कि जो इसकी वैल्यू ना उससे कम से कम एक ज़्यादा, उससे 2 ज़्यादा, उससे 3 ज़्यादा, उससे 4 ज़्यादा, उससे 5 ज़्यादा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर p है तो n की वैल्यू उससे एक ज़्यादा p+1, उससे 2 ज़्यादा p+2, उससे 3 ज़्यादा p+3, इस तरह वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और ये बात याद रखनी है आपने कि इस केस में हमेशा n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी, p की वैल्यू जो है वो हमारे पास कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट ही तब करता है जब वो बड़े लेवल से छोटे लेवल में आता है। तो यहाँ पर जो n है, n हमारे पास n से इलेक्ट्रॉन नहीं आना है तो n की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, और p में इलेक्ट्रॉन नहीं आना तो p की वैल्यू जो है हमारे पास छोटी होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल रिलेशन। अच्छा जी, अब बच्चों हम रीजन्स की बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास ये जो मिल रही हैं, ये सारी सीरीज़ मिल रही है, किस किस रीजन के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेमन सीरीज़ की। तो जो लेमन सीरीज़ मिल रही है आपको, ये आपको मिलती है अल्ट्रावायलेट रीजन की, क्योंकि ये विजिबल रीजन में नहीं है, इसी वजह से ये किसी को भी पता नहीं था। सबसे पहले विजिबल रीजन डिस्कवर हुआ, विजिबल के बाद लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, बाद में लेमन ने डिस्कवर किया कि इस विजिबल रीजन के अलावा यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी पाई जाती है। तो याद रखना, आपने ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। लेमन सीरीज़ जो है वो लाई करती है इन अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जी बाल्मर, जो कि सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। ये विजिबल रीजन में थी, इसीलिए सबसे पहले डिस्कवर हो गई, पता लग गया, बाल्मर ने इसको डिस्कवर किया था और ये विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी पास्टन सीरीज़ की। पास्टन पाई जाती है जी इंफ्रारेड में। इसके बाद ब्रैकेट सीरीज़ की बात करेंगे, पफन सीरीज़ की बात करेंगे, ये दोनों भी हमारे पास पाई जाती हैं जी इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने ये तीनों को देख लिया कि भाई तीन रीजन बेसिकली यहाँ पे लाई कर रहे हैं। पहला आपके पास आता है लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में, उसके बाद बाल्मर सीरीज विजिबल में, और पास्टन, ब्रैकेट और पफन तीनों के तीनों हमारे पास इंफ्रारेड सीरीज के अंदर पाए जाते हैं, यानी इंफ्रारेड रीजन के अंदर पाए जाते हैं। बात समझ आ गई? ओके जी। अब ये जो हमारा जो क्वेश्चन था वो शुरू में हमने इसको डिस्कस कर भी लिया था, दोबारा एक बार देख लेते हैं, पढ़ के आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है, व्हाई लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड इन द एटम बट नॉट कंटिन्यूस। एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस क्यों नहीं होता, वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों होता है? व्हेन एटम एब्जॉर्ब एनर्जी, एटम जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ लोअर टू हाई एनर्जी लेवल, तो क्या होगा? अब आपके इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी बढ़ गई, इस लेवल को छोड़ देगा, बड़े लेवल में चला जाएगा। ठीक हो गया। फिर क्या होता है जी? व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द ग्राउंड, मैंने बताया ये एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है, वापस इलेक्ट्रॉन ने जाना ही जाना है। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, इट एमिट्स द फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल। तो ये उतनी ही एनर्जी इमिट करता है जितने के दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये कोई भी वैल्यू ऑफ एनर्जी इमिट नहीं कर सकता, बल्कि ये एक सर्टेन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट करेगा। तो एनर्जी का वेवलेंथ के साथ एक रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो अगर एनर्जी की एक सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज मिल रही है ना, तो फिर वेवलेंथ की भी सारी वैल्यूज नहीं मिलेंगी, वेवलेंथ की भी सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज मिलेंगी। तो जब जब आपको सारी वेवलेंथ नहीं मिल रही होती, पूरी रेंज नहीं मिल रही होती, बल्कि कुछ कुछ वेवलेंथ मिल रही होती हैं, ठीक है, सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ मिल रही होती हैं, तो फिर आपको कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिलता, फिर आपको लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम अगर हम एक्सपेक्ट करना चाहते हैं तो वो कैसा होना चाहिए फिर, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्पाइरल पाथ में ऐसा इलेक्ट्रॉन मूव करे और जैसे जैसे घूमता जाए, एनर्जी रिलीज करता रहे और न्यूक्लियस के करीब जाता रहे, तो फिर उससे निकलने वाली जो रेडिएशन है वो तमाम वेवलेंथ पर मुश्तमिल होंगी। इस तरह आपको सारी वेवलेंथ का एक सेट मिलेगा। तो इस तरह से जो मिलने वाला स्पेक्ट्रम है आपके पास, वो स्पेक्ट्रम फिर बच्चों आपका बन जाएगा जिसे हम कहते हैं जी कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करे तो फिर इलेक्ट्रॉन फाइनली आके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, तो इस तरह एटम तबाह हो जाएगा। तो एटम को तो ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इस तरह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।